Dear students, my name is S.K. Sukla. Today, a fifth grade student asked me a simple question. How can we distinguish finite verb and non-finite verbs in a sentence? So I thought this would be a good topic for today's class. So in today's class, I am going to talk about finite and non-finite verbs. आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं। सेंटेंस में इन दोनों का प्रयोग किया जाता है। आप इनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे इनको पहचान सकते हैं और इनका यूज कैसे कर सकते हैं, लेकिन आज की क्लास में ये बेसिकली होते क्या हैं इनके बारे में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फाइनाइट वर्ब की। फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं? सो फाइनाइट वर्ब्स आर वर्ब्स दैट एग्री विथ द सब्जेक्ट, यानी ऐसे वर्ब्स जो सब्जेक्ट के साथ एग्री करते हैं। तो सब्जेक्ट के साथ एग्री करने वाले वर्ब ही फाइनाइट वर्ब्स कहलाते हैं। And these finite verbs change when we change the subject. ये finite verb बदल जाएंगे अगर हम subject बदल देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि finite verbs they change according, finite verbs change according to the number and person of the subject, यानी कि फाइनाइट वर्ब जो है सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के हिसाब से बदल जाते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का है तो दूसरी तरह का फाइनाइट वर्ब लगेगा। सब्जेक्ट अगर प्लूरल नंबर का है तो दूसरी तरह का। उसी तरह पर्सन के हिसाब से फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से फाइनाइट वर्ब्स बदलेंगे। एंड दीज फाइनाइट वर्ब्स आल्सो चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द सेंटेंस। फाइनाइट वर्ब्स चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस ऑफ द सेंटेंस, यानी कि फाइनाइट वर्ब सेंटेंस के टेंस के हिसाब से भी बदल जाते हैं। तो फाइनाइट वर्ब के बारे में बेसिकली ये 3 पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं। और पहला पॉइंट उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि वह वर्ब जो सब्जेक्ट के साथ एग्री करते हैं, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के साथ और सेंटेंस के टेंस के साथ एग्री करते हैं, उन्हीं को फाइनाइट वर्ब कहेंगे। अब आते हैं हम नॉन फाइनाइट वर्ब की तरफ। So, apart from finite verbs, we also use various types of non-finite verbs in a sentence. And these are those verbs that have nothing to do with the subject of the sentence. They have nothing to do with the number or person of the subject. They have nothing to do with the tense of the sentence. यानी कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका सब्जेक्ट से कुछ लेना देना नहीं होता है। सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सब्जेक्ट प्लूरल हो या सब्जेक्ट किसी भी टेंस में हो, प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, इससे इनका कुछ लेना देना नहीं होता है। सो नॉन फाइनाइट वर्ब्स कैन बी डिफाइंड एज वर्ब्स दैट हैव nothing to do with the number or person of the subject. They also don't have anything to do with the tense of the sentence. They have nothing to do with the tense as well. Nothing to do with the tense as well. इनको टेंस से भी कुछ लेना देना नहीं होता है। इसका मतलब वैसे वर्ब जो कि सेंटेंस के सब्जेक्ट से इनका कुछ लेना देना नहीं है, सब्जेक्ट सिंगुलर का हो
प्लूरल का हो या सब्जेक्ट किसी भी पर्सन का हो या सेंटेंस में कोई भी टेंस लिखा हुआ है, इनका इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो ऐसे वर्ब्स को हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स तीन तरह के होते हैं। पहला होता है जेरंड, जिसका फॉर्म भी फोर होता है, आईएनजी वाला फॉर्म होता है। इसके बाद अगला होता है इन्फिनेटिव, जिसका फॉर्म होता है टू प्लस V1, एंड थर्ड होता है पार्टिसिपल। तो बेसिकली ये तीन नॉन फाइनाइट वर्ब्स सेंटेंस में यूज किए जाते हैं। अब जरा मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं जिससे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्लियर हो जाएंगे। जरा इस एग्जांपल को देखिए। He is playing tennis. They are playing tennis. We were playing tennis. तो इस सेंटेंस में, इन तीनों सेंटेंसेस में आप सब्जेक्ट देख सकते हैं कि ही जो है सिंगुलर है, दे प्लूरल है और वी भी प्लूरल है। ऊपर के दो सेंटेंसेस में प्रेजेंट टेंस का यूज किया गया है और नीचे के सेंटेंस में पास्ट टेंस का यूज किया गया है। तो प्रेजेंट टेंस में आप देख रहे हैं कि ही के अकॉर्डिंग हमने यहां इज का प्रयोग किया है। तो इज जो है सब्जेक्ट ही के साथ एग्री कर रहा है। उसी तरह जब हमने सब्जेक्ट को प्लूरल कर दिया, दे कर दिया, तो यहां पे हम इज नहीं लिख सकते हैं। यहां पे हम सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को यहां पे हमने चेंज करके आर लिख दिया। अगले सेंटेंस में हमने टेंस ही चेंज कर दिया, इसको हम बोले पास्ट टेंस कर दिया। तो यहां हम प्रेजेंट टेंस का जो वर्ब है यूज नहीं कर सकते, यहां पे इज या आर का यूज नहीं किया जा सकता है। यहां पे हमने वर्ब का इस्तेमाल किया है जो सब्जेक्ट के हिसाब से लगा है। सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो पास्ट में वर्ब नहीं बल्कि वॉज का यूज किया जाता। तो यहां पे ये जो वर्ब है इज, आर और वर्ब, जो सब्जेक्ट के साथ एग्री कर रहे हैं, सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो रहे हैं, इन्हीं को हम फाइनाइट वर्ब कहेंगे। और इन्हीं के बगल में ये वर्ब लगे हुए हैं, प्लेइंग, प्लेइंग, प्लेइंग। इन तीनों सेंटेंसेस में प्लेइंग लगा हुआ है। तो आप देखिए कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, प्लेइंग चेंज नहीं हो रहा है। प्लेइंग इज नॉट चेंजिंग हियर विद द चेंज ऑफ द सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में भी हमने प्लेइंग यूज किया है, प्लूरल सब्जेक्ट में भी हमने प्लेइंग यूज किया है और पास्ट टेंस में भी हमने प्लेइंग यूज किया है। यानी कि सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से इस वर्ब को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, या चेंज ऑफ टेंस भी हो रहा है तो इस वर्ब को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये जो वर्ब हो गया जो कि नहीं बदला, दिस इज नॉन फाइनाइट वर्ब। और ये आपका एक पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल दो तरह के होते हैं, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल। इनको नॉन फाइनाइट वर्ब के सीरीज में डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहां पे मैं बेसिकली आपको बता रहा हूं फाइनाइट वर्ब्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स को हम सेंटेंस में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो इन तीनों एग्जांपल्स में आपने देखा फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं। तो एक बार फिर से मैं ब्रीफली बता दे रहा हूं कि फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होते हैं जिनका सब्जेक्ट के साथ कनेक्शन होता है, किसी तरह का सब्जेक्ट के साथ जो एग्री करते हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से जो बदलते हैं, सेंटेंस के टेंस के हिसाब से जो बदलते हैं, ऐसे वर्ब्स को हम फाइनाइट वर्ब कहेंगे। और ऐसे वर्ब, सेंटेंस में यूज किए गए ऐसे वर्ब जिनका सेंटेंस के सब्जेक्ट से कुछ लेना देना नहीं है, सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इनसे इनको कोई फर्क ना पड़े, सेंटेंस में कोई भी टेंस लगा हो, इनसे इनको कोई फर्क ना पड़े, ऐसे वर्ब को नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो सेंटेंस में हम किस प्रकार देखते ही फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जरा सा मैं इक्वेशन से एक्सप्लेन करता हूं। टेक अ लुक एट द इक्वेशन। तो यहां पे मैं सेंटेंस के दो बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा हूं। पूरे अंग्रेजी भाषा में ब्रॉडली जितने भी सेंटेंसेस होते हैं, सारे सेंटेंसेस जो हैं बेसिकली दो पैटर्न पे ही बेस्ड होते हैं। सेंटेंस का तीसरा पैटर्न नहीं होता है, बेसिकली यही दो पैटर्न होते हैं। तो लेट्स सी द पैटर्न ऑफ सेंटेंसेस। तो पहला पैटर्न हम देखते हैं, उसके नीचे मैं दूसरा पैटर्न आपको बताऊंगा। फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट
वर्ब्स, इनको हम लोग देख रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि सेंटेंस के दो बेसिक पैटर्न होते हैं। तो पहला पैटर्न सेंटेंस का क्या है, ये है सब्जेक्ट होगा, ऑक्सिलरी वर्ब होगा और इसके बाद मेन वर्ब भी आ सकता है, नाउन आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, नाउन एडजेक्टिव दोनों आ सकता है, या कोई फ्रेज आ सकता है। तो सेंटेंस का पहला पैटर्न ये है। सेंटेंस का दूसरा पैटर्न होता है सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब आना। तो सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब सिर्फ तीन ही मेन वर्ब आ सकते हैं। पहला V1 या V5 और दूसरा V2। सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब V1 V5 जो है ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। और सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट V2 ये सिंपल पास्ट टेंस में आता है। और इसके अलावा इन दो टेंसेस के अलावा जितने भी टेंसेस हैं वो सारे टेंस ऊपर वाले पैटर्न पे बेस्ड होते हैं। तो ध्यान से समझिएगा कि जिस सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब लगा होता है ये ऑक्सिलरी वर्ब भी आपका फाइनाइट वर्ब होता है, क्योंकि ये ऑक्सिलरी वर्ब ही सब्जेक्ट के साथ एग्री करता है। ये ऑक्सिलरी वर्ब भी सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के हिसाब से चेंज होता है। सो दिस इज फाइनाइट वर्ब। और ऐसे स्ट्रक्चर में ये जो मेन वर्ब यूज किया गया है ये आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब बाकी ये सब दूसरे एलिमेंट्स हैं, यहां पे हम वर्ब की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने पीछे जो एग्जांपल्स दिया था कि ही इज प्लेइंग टेनिस, दे आर प्लेइंग टेनिस, वी वर प्लेइंग टेनिस, वो इसी पैटर्न पे बेस्ड था। आप किसी भी सेंटेंस को अगर इस पैटर्न पे जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब लगा हो उसको बनाइएगा तो उसमें फाइनाइट वर्ब ये होगा। लेकिन जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद तुरंत मेन वर्ब आए तो ये सब्जेक्ट जो है इस मेन वर्ब के साथ अग्री करता है। और इस पैटर्न में ये जो मेन वर्ब होता है V1 या V5 या V2 ये आपका फाइनाइट वर्ब होता है। जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, मैं पहले एक एग्जाम्पल ऑक्सिलरी वर्ब का दे रहा हूं और दूसरा एग्जाम्पल मैं ये मेन वर्ब का दूंगा। जरा इस एग्जाम्पल को देखिए। मारिया is writing a book on grammar। तो इस सेंटेंस में मारिया सब्जेक्ट है और इसमें ये सब्जेक्ट जो है किसके साथ एग्री कर रहा है, इज के साथ। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता तो क्या हम इज लगाते, यहां पे ऑक्सिलरी वर्ब चेंज हो जाता। तो इस सेंटेंस में इज जो है एक फाइनाइट वर्ब है और राइटिंग जो है ये आपका नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया। एक दूसरा एग्जांपल देखिए जिसमें मेन वर्ब मैं यूज कर रहा हूं। इसको देखिए, अ बार्किंग डॉग seldom bites। A barking dog seldom bites। तो इसमें आप दो वर्ब देख रहे हैं, एक bites जो किसके हिसाब से लगा हुआ है, डॉग के हिसाब से। तो सब्जेक्ट के हिसाब से जो वर्ब लगा हुआ है ये आपका फाइनाइट वर्ब हो गया है। और इसमें एक और वर्ब मैंने यहां बार्किंग यूज किया है जिसका सब्जेक्ट से कुछ लेना देना नहीं है, सब्जेक्ट के साथ इसका एग्रीमेंट होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर यहां मैं डॉग को डॉग्स कर दूं, अगर मैं लिखूं बार्किंग डॉग्स सेल्डम, तो यहां क्या मैं बाइट्स लिख सकता हूं? यहां पे डॉग्स सब्जेक्ट प्लूरल हो गए, इसलिए मैं बाइट्स की जगह यहां मुझे बाइट लिखना पड़ेगा। तो यहां पे डॉग्स सब्जेक्ट के साथ कौन वर्ब एग्री कर रहा है, बाइट या बाइट्स? तो ये आपका फाइनाइट वर्ब हो गया। लेकिन इन दोनों सेंटेंसेस में ये जो बार्किंग है इनका सब्जेक्ट से कुछ लेना देना नहीं है, सब्जेक्ट का नंबर पर्सन कुछ भी हो ये इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपका नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया। तो इस तरीके से इस इक्वेशन को देखकर आप इजिली बता सकते हैं कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। जैसा मैंने बताया कि इंग्लिश में सेंटेंसेस बेसिकली इन्हीं दो पैटर्न पे बेस्ड होते हैं। तो जिस सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब होगा तो वही ऑक्सिलरी वर्ब आपका फाइनाइट वर्ब होगा। इसके अलावा जो मेन वर्ब आएगा वो नॉन फाइनाइट वर्ब होगा। और दूसरा पैटर्न है जिसमें सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब आएगा,
V1, V5 या V2, तो उस केस में ये V1, V5, V2 फाइनाइट वर्ब कहलाएगा। बाकी दूसरे जो वर्ब लगे होंगे उनको नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहेंगे। आई होप यू हैव गॉट what finite and non-finite verbs are. Thank you so much for watching. If you like my video, you can go and subscribe my channel. Thank you.